ऑलराइट दोस्तों, मिशन 2022 फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर हम भारत स्किल्स पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। 127 क्वेश्चंस तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में 128 क्वेश्चन से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। तो आज का पहला क्वेश्चन है 128। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। बेलनाकार आकार के में शीर्ष भाग वाले नट का नाम बताएं और उसका हेक्सागोनल आकार का नीचे का हिस्सा होता है, वो उस नट का हमें नाम बताना है। ऐसा नट है कैसल नट। ऑप्शन डी सही है। स्लॉटेड नट में भी स्लॉट कटे हुए होते हैं, लेकिन वो एक बेलनाकार शेप का होता है। उसमें जिसको हमने किसी एक वीडियो में ये भी देखा था कि उसको हम हुक स्पैनर से हम खोलते और बंद करते हैं, वो होता है आपका स्लॉटेड नट, और वो शक्ल में ऐसा दिखता है। और कैप नट्स जो होते हैं वो नीचे से हेक्सागोनल और ऊपर से डोम शेप, एक गुंबद के शेप के होते हैं, वो आपकी थ्रेड्स को ढक देते हैं, तो हमारा बोल्ट की थ्रेड खराब नहीं होती है। तो कैप नट्स भी इसका उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है कैसल नट। ये नीचे से हेक्सागोनल शेप के होते हैं, ऊपर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जिसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 129। विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। भारी असेंबली कारों में किस प्रकार की मशीन पेंच का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेक्सागोनल हेड स्क्रू। जो भारी असेंबली कारें होंगे, मतलब भारी प्लेटों को प्रयोग करके हमने असेंबली करी है, तो उसमें वज़न की वजह से या फोर्सेस की वजह से, भाई भारी प्लेट हम तब लगाएंगे जब उस पर फोर्सेस ज़्यादा आ रही होंगी। अगर कम बल लग रहा होगा तो पतली प्लेटों से कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। भारी प्लेटों से ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस पर बल भी ज़्यादा लग रहा होगा। हेक्सागोनल हेड स्क्रू ही इसका सही आंसर है। वजह क्या है, बाकी तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं, पैन हेड स्क्रू, चीज़ हेड स्क्रू और राउंड हेड स्क्रू, इनका जो हेड होता है सिर, वो बोल्ट के डायमीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो जो ज़्यादा फोर्स हम नट को टाइट करने में लगा रहे हैं, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वर्क की सरफेस के ऊपर। हेक्सागोनल हेड का कंपैरेटिवली, मतलब बाकी जो तीन ऑप्शन है उनकी तुलना में हेक्सागोनल हेड का जो एरिया है वो बड़ा है, तो वो बियरिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो ज़्यादा मजबूती से वो दोनों जॉब को बांध सकता है। इसका सही उत्तर है हेक्सागोनल हेड स्क्रूज। क्वेश्चन नंबर 130। विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज़ यूज इन लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली काम के लिए किस प्रकार के मशीन पेज का उपयोग किया जाएगा। ये पिछले सवाल से उल्टा है। पिछले सवाल में हमसे हैवी असेंबली वर्क के लिए बारे में पूछा गया था। इस सवाल में हमसे लाइट असेंबली वर्क, यानी कि कोई ऐसे जॉब बनाए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं लग रही है, प्लेटों की थिकनेस भी ज़्यादा नहीं है, उनको आपस में बांधने के लिए हम किस प्रकार के स्क्रूज का प्रयोग करेंगे। हेक्सागोनल हेड स्क्रू हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो हैवी असेंबली के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। ऑप्शन बी है चीज़ हेड स्क्रू। ये सही आंसर हो सकता है, क्योंकि चीज़ हेड स्क्रू का हेड बहुत ज़्यादा बोल्ट के डायमीटर से बाहर नहीं निकला होता, तो उसका बियरिंग एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा नट के प्रेशर फोर्स को संभाल सके। तो बी आंसर सही हो सकता है। अगले ऑप्शन देखते हैं। हेक्सागन सॉकेट हेड कप स्क्रू। हेक्सागन सॉकेट हेड कप स्क्रू का भी एरिया ज़्यादा होता है, और इसी तरह स्क्वायर हेड काउंटर संक हेड स्क्रू का भी जो हेड का बियरिंग एरिया है, फोर्स को बियर करने का एरिया, जो जॉब की सतह पे बैठेगा जाकर, वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। इसका उपयुक्त आंसर है ऑप्शन बी, सबसे सही आंसर चीज़ हेड स्क्रू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 131। विच फाइल विद शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। नरम और गैर धातु मतलब अधातु सामग्री पर उपयोग किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों वाली कौन सी फाइल है। हमसे पूछा जा रहा है एक ऐसी फाइल का नाम जो अधातु क्या कौन कौन से हुए, प्लास्टिक हुआ, आपका रबर हुआ, वुड हुआ, ये सब धातु नहीं है। इस तरीके की जॉब को ज़्यादा काटने के लिए शार्प टीथ और पैरेलल टीथ हैं, तो ज़्यादा कटाई करने के लिए हम किस रेती का, किस फाइल का प्रयोग करेंगे। पिलर फाइल वो नहीं है, ये तो धातुओं के लिए प्रयोग करते हैं। टिंकर फाइल भी मैंने आपको बताया था, ऐसे धातु की असेंबली के बाद छोटी मोटी रिपेयर के लिए हम टिंकर्स फाइल का प्रयोग करते हैं। ड्रेड नॉट फाइल ये है, इसमें कर्व्ड दांते कटे होते हैं, पैरेलल होते हैं लेकिन रेखीय आकार के दांते होते हैं, और इसका प्रयोग हम ज़्यादा कटाई, वुड, चमड़ा
प्लास्टिक इस तरीके की मटेरियल पे ज़्यादा कटाई करने के लिए हम ड्रेडनॉट फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मेटल नहीं है, अधातु हैं, उनके लिए हम ड्रेडनॉट फाइल का प्रयोग करते हैं। वार्डिंग फाइल आप सब लोग अब समझ गए होंगे, वार्डिंग फाइल हम ताले की चाबियों के ग्रूव काटने के लिए करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्रेडनॉट फाइल। क्वेश्चन 132, विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड एंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस। फिनिशिंग टूल के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक सुगमता सुनिश्चित करता है, मतलब वो साइज़ को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में फाइल के, अगर फाइलिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वैसे तो लैपिंग से कंफ्यूज मत करना इसको, लैपिंग बहुत अलग चीज़ है, लेकिन अगर हमें किसी साइज़ को बहुत बड़ी महीनता से और प्रिसीजन से हमें उसको साइज़ में लाना है किसी जॉब को, और बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए, तो हम किस निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करेंगे। पहला है स्विस पैटर्न फाइल, ये सही है आंसर, फिर भी अगले ऑप्शन देख लेते हैं। पिलर फाइल को हम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के लिए प्रयोग नहीं करते और ना ही इसको हम बहुत एक्यूरेट प्रिसीजन के लिए प्रयोग करते हैं, इससे ज़्यादा हम स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करेंगे। ड्रेडनॉट फाइल तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रफ कट के लिए होता है और बहुत ज़्यादा कटिंग करता है, वो भी अधातुओं पर। और वार्डिंग फाइल फिनिशिंग जॉब के लिए नहीं होता, वो चाबी में खांचे काटने के लिए होती है, तो उसको फिनिशिंग जॉब नहीं कह सकते, उसको धातु काटनी पड़ेगी, तो आखिरी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। स्विस पैटर्न फाइल घड़ियों की कारखानों में और इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने में और महीन काम करने में, इनकी दोनों सरफेस कर्व्ड होती हैं और ये आमतौर पर महीन और फिनिशिंग वाले जॉब को करने के लिए उपयुक्त होती हैं। स्विस पैटर्न फाइल, इनको क्रॉसिंग फाइल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज़ द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, जो एक सेट फिलर गेज आता है जिसमें बहुत सारे फिलर गेज होते हैं अलग अलग साइज़ के, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किस इंक्रीमेंट में और कहाँ से लेके कहाँ तक वो फिलर गेज होते हैं। ये फिलर गेज होते हैं 0.02 से लेके और 0.02 mm के स्टेप्स में होते हैं, यानी कि सबसे पतला फिलर गेज होगा 0.02, उसके बाद उससे मोटा होगा 0.04, उसके बाद होगा 0.06, ऐसे ये इस इंक्रीमेंट में फिलर गेज के सेट आते हैं एज पर BIS स्टैंडर्ड। तो इसका सही ऑप्शन है बी। और 0.02 बहुत पतली थिकनेस है। आप में से कहीं ये पूछना जरूर चाहेंगे कि ये 0.01 क्यों नहीं है। 0.02 अपने आप में फिलर गेज बहुत पतला होगा और उसको गैप नापने के लिए प्रयोग करने के लिए भी बहुत एक्सपर्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक्सपर्ट तरीके से इनको प्रयोग करना पड़ता है, इनका उपयोग करना पड़ता है। तो 0.02 भी बहुत छोटा और बहुत महीन गैप है बच्चों। यहाँ से इस रेंज से शुरू होता है और 1 mm तक ये फिलर गेज आपके पास होते हैं अलग अलग सेट में। आपने याद करिए, पीछे किसी क्वेश्चन में हमने देखा था कि कितने सेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, BIS में 6 या 7 सेट डिफाइंड हैं और उसमें 0.02 से शुरू होगा और अगला फिलर सेट 0.02 ज़्यादा मोटा होगा। ये इसका सही आंसर है। बाकी सारे आंसर गलत हैं, ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत उपयुक्त नहीं दे पाऊँगा कि बाकी क्यों नहीं होते। बस आप ये समझ लीजिए कि ये BIS स्टैंडर्ड में ये एक स्टैंडर्ड बनाया है कि फिलर गेज जो स्टैंडर्ड मार्केट में मिलेंगे वो 0.02 सबसे पतले वाला फिलर गेज होगा और अगला हर फिलर गेज 0.02 मोटा होता चला जाएगा। तो डिफरेंट गैप्स को नापने के लिए हमारे पास फिलर गेज होते हैं। जो फिलर गेज जिस गैप में जा रहा है वही उस गैप का मान है। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है, ये स्टैंडर्ड है। अगर आप 0.07 का फिलर गेज चाहेंगे तो आपको वो बनवाना पड़ेगा रेडीमेड मार्केट में। स्टैंडर्ड साइज़ में ये नहीं मिलता है, लेकिन मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02। क्वेश्चन 134, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्लिप गेज, और दे रखा है साइन 25 का मान है 0.4226 एंड लेंथ ऑफ साइन बार 100 mm। स्लिप गेज की ऊंचाई बताएं। अगर जो एंगल आपको ये दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है आपको, इसमें साइन 25 यानी कि 25 डिग्री का एंगल होगा और साइन 25 का मान आपको दे रखा है 0.4226 और साइन बार की लंबाई आपको दे रखी है 100 mm।
आपको बताना है ये हाइट कितनी है। हमने ऐसा सवाल पहले किया हुआ है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब हमें निकालना है और कर्ण का मान दे रखा है लेंथ। याद आया, लेंथ होता है स्लिप गेज के रोलर के बीच की सीधी दूरी, और वो आपको 100 mm दे रखी है। तो कर्ण 100 mm दे रखा है, हाइट आपको निकालनी है, साइन थीटा का मान आपको दे रखा है। इसकी गणना करने के बाद यानी कि 0.4226 की गुणा 100 से करने के बाद आपके पास उत्तर आने वाला है 42.26। तो देख लेते हैं ये कहाँ है उत्तर। ऑप्शन बी सही है, 42.26। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 135, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस के आंतरिक व्यास को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। ये वर्नियर कैलिपर नहीं है, ये स्पेशल एक आपके लेग, पेयर ऑफ लेग है, और स्लिप गेज की मदद से हम इस साइज़ को जांच रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसको, ऐसा प्रश्न हमने पहले किया हुआ है एक बार, इसके उत्तर में देख लेते हैं। ये पैरेलल लेग कैलिपर नहीं है। पैरेलल लेग आपको ये दो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन पैरेलल लेग कैलिपर कुछ और होता है, उसमें स्लिप गेज का प्रयोग नहीं करते हैं। आउटसाइड कैलिपर ये नहीं है। आउटसाइड कैलिपर तो आपको ऐसा होता है। पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज, ये आंसर सही है, क्योंकि आप इस चित्र में अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर अंदर स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ रिंगिंग करके हमने ये साइज़ बनाया हुआ है, और इस गेज के साथ हम आंतरिक साइज़ को चेक कर रहे हैं। मतलब ऐसे जॉब बहुत सारे होंगे जिसे हमें चेक करना होगा। हमने ये एक साइज़ सेट कर लिया और बस इस गेज को अंदर लगा के हम बार बार इंटरनल डायमीटर को चेक कर रहे हैं कि सही बना है या नहीं बना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो आपको जॉज जिनको ये बता रहे हैं, जॉज, ये वाले जॉज स्पेशल क्यों कहा जा रहा है इसको, इसके अंदर की ये सतह फ्लैट होगी, क्योंकि अंदर की सतह से हम बाहर का डायमीटर नापेंगे, और बाहर वाली जो इनकी दोनों की सतह होंगी, इन दोनों जॉज की जो बाहर वाली सतह होंगी वो रेडियस में होंगी, क्योंकि अगर उसको हमने फ्लैट बना दिया तो वो हमें सही आंतरिक व्यास नहीं देगा। आपको इस फिगर से ये बात समझ में आ जाएगी। जब तक इस जॉ के बाहरी सरफेस कर्व्ड नहीं होंगे, अंदर के तो फ्लैट होने चाहिए क्योंकि उसको तो ओडी पे आके बैठना है, हमें लाइन कांटेक्ट चाहिए होता है साइज़ को नापने के लिए, मतलब पूरा, वरना तो ये दोनों किनारे, अगर ये फ्लैट होते तो ये दोनों किनारे पूरे आंतरिक व्यास को नहीं नाप रहे होते, तो हमारा साइज़ गलत जांचा जाता। तो इसलिए इसको स्पेशल जॉज कहा गया है। इसका सही उत्तर सी है, लास्ट ऑप्शन। वर्नियर कैलिपर ऐसा नहीं दिखता, आप सब जानते हैं वर्नियर कैलिपर दिखने में ऐसा होता है। क्वेश्चन 136, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेजेस। स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड क्या है। कैलिब्रेशन मतलब वो स्लिप गेज जो दूसरे स्लिप गेज को कैलिब्रेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये लैब में रखे रहते हैं। इनका कैलिब्रेशन ग्रेड होता है 00। ये सबसे ज़्यादा महंगे और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज सेट ऑफ स्लिप गेजेस होते हैं। इससे कम महंगा और कम प्रिसाइज होता है ग्रेड 0, जिसको इंस्पेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे कम ग्रेड 1, जिसको टूल रूम में प्रिसीजन वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। और सबसे कम ग्रेड का होता है ग्रेड 2, जिसको हम ट्रेनिंग पर्पज से या वर्कशॉप में हम उसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 137, गेजेस आर यूज्ड एज अ, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि गेजेस को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। गेजेस मेजर नहीं करते हैं, वो सिर्फ जांच करते हैं, चेक करते हैं। ऑप्शन बी सही है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। गेजेस सिर्फ एक साइज को चेक करके बता सकता है आपको कि ये साइज सही है या गलत है, वो मेजर नहीं करता है। मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर, मेजर करता है स्टील रूल, मेजर करता है माइक्रोमीटर, मेजर करता है इंच टेप। ये सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए होती हैं। अलग अलग साइज़ को आप जो भी उसका साइज़ है उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर गेजेस की बात हो रही है तो वो सिर्फ साइज़ को चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, गो नो गो। याद आया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी। अगला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग टूल। हम गेजेस से कुछ निर्माण नहीं करते हैं, हम सिर्फ जांच करते हैं उनसे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कटिंग टूल तो ये बिल्कुल नहीं है। कटिंग टूल हार्ड स्टील के बने होते हैं और हम उसको दूसरे धातुओं को काटने के लिए उपयोग करते हैं। तो कटिंग टूल इसका गलत आंसर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, गेजेस को हम चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 138, व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ड ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज। अच्छा, स्लिप गेज का उपयोग करके आकार का निर्माण की विधि क्या है? इसको रिंगिंग कहते हैं। एक स्लिप गेज ये नीचे रखा हुआ है, दूसरे स्लिप गेज को परपेंडिकुलर इसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे ताकि इनके बीच का कोई भी एयर गैप खत्म हो जाए, और उसके बाद हम इसको 90 डिग्री घुमा के दोनों स्लिप गेज को आपस में अलाइन कर देंगे। एयर गैप ना होने की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से ये गेजेस आपस में चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम रिंगिंग कहते हैं, WRINGING, रिंगिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिंगिंग। इसको स्लाइडिंग नहीं कहते, ग्लेजिंग नहीं कहते, लोडिंग नहीं कहते। स्लाइडिंग मतलब फिसलाना, देखने में फिसलाने जैसा ही लग रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्लिप गेज से साइज को बिल्डअप करने को रिंगिंग कहा जाता है। ग्लेजिंग और लोडिंग ये दोष हैं ग्राइंडिंग व्हील के और आपकी फाइव्स के, जो हम पिछले किसी वीडियो को में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो ये आंसर इसके सही नहीं हो सकते। ऑप्शन ए, रिंगिंग सही है। क्वेश्चन 139, व्हाट इज़ द गेज यूज्ड। गेज क्या है? जो गेज यूज़ किया जा रहा है उसका हमें नाम बताना है। ये प्लग गेज है क्योंकि सिलेंड्रिकल है, ठोस है। रिंग गेज तो नहीं है ना, प्लग गेज है। इसमें दोनों तरफ थ्रेड बनी हुई है, थ्रेड बनी हुई है, इसका मतलब ये थ्रेड प्लग गेज है। और ये दोनों अलग अलग एंड पे गो और नो गो गेज बने हुए हैं, तो ये डबल एंडेड थ्रेड प्लग गेज पूरा नाम। इससे हम किसी जॉब के इंटरनल थ्रेड्स को जांच सकते हैं, जैसे आपको नीचे दिखाए गए चित्र में दिखाया गया है। लेथ मशीन के चक में हमने एक जॉब को पकड़ा हुआ है जिसमें आंतरिक चूड़ियाँ कटी हुई हैं, और उस आंतरिक चूड़ियों को चेक करने के लिए हम इस गेज का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है इस चित्र में। तो इसका नाम है डबल एंडेड थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन देख लेते हैं। थ्रेड रिंग गेज ये नहीं है क्योंकि रिंग गेज खोखला होता है और देखने में कुछ ऐसा होता है। थ्रेड प्लग गेज ये आंसर सही है, उसमें उन्होंने डबल एंडेड नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये है तो थ्रेड प्लग गेज ही, तो ऑप्शन बी सही है। स्क्रू पिच गेज ये नहीं है। स्क्रू पिच गेज तो पतली पतली फ्लैट जैसी चीज़ें होती हैं जिसको हम बस चूड़ी पे रख के ये देख लेते हैं कि गैप रहा तो नहीं है। अगर नहीं रहा तो वो इस पिच वही है जो आपके पिच गेज पे लिखी हुई है। थ्रेड कैलिपर गेज, थ्रेड कैलिपर गेज भी ये नहीं होता, इसको हम कहते हैं थ्रेड प्लग गेज, और इनका उपयोग किया जाता है आंतरिक चूड़ियों को जांचने के लिए। क्वेश्चन 140, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? रिंग गेज का उद्देश्य है बाहरी डायमीटर को नापने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चेक द आउटसाइड डायमीटर। यस, ये ऑप्शन सही है क्योंकि रिंग गेज में एक खोखली जगह होती है और वो उसी साइज़ की बनाई जाती है जिस साइज़ को हमें जांचना है कि वो शाफ्ट उस साइज़ की बन गई है नहीं बन गई है। तो रिंग गेज को शाफ्ट के ऊपर चढ़ा के देखते रहते हैं, अगर वो चढ़ जाती है, शाफ्ट उसके अंदर आ जाती है तो साइज़ सही है, नहीं आ पा रही है तो साइज़ गलत है, ढीली आ रही है तो भी साइज़ गलत है। सो इसका ऑप्शन ए सही है। सेकंड ऑप्शन है चेक द होल डायमीटर। होल मतलब आंतरिक व्यास, इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर को नापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, तो ये आंसर गलत है। चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर। टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर को नापने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाएगा, रिंग गेज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो सी आंसर भी गलत है। आखिरी ऑप्शन है चेक द आउटसाइड थ्रेड्स। अगर थ्रेड्स नापनी है आउटसाइड तो आपको रिंग थ्रेड गेज का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न में आपसे रिंग थ्रेड गेज नहीं लिखा है, खाली रिंग गेज लिखा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 141, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेजेस। हम रेडियस की जांच करते हैं रेडियस गेज से। तो रेडियस गेज ये पूछ रहे हैं किन किन साइज़ों में आता है। रेडियस गेज 3 mm से लेके और जितना भी आप रेडियस गेज बनाना चाहो 1-1 mm के इंक्रीमेंट पे ये मिलता है। 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm। लेकिन ये दशमलवों में नहीं होते क्योंकि हम रेडियस को दशमलवों में नहीं नापते हैं। हम उसको सिर्फ फिलेट जब देना पड़ता है हमें, तो हम होल नंबर्स में फिलेट को देते हैं। कभी 5.5 mm का रेडियस नहीं लिखा मिलेगा आपको। तो इसका उत्तर सही है स्टेप ऑफ 1 mm। 0.5 mm, 1.5 mm ये आंसर गलत है क्योंकि हम दशमलवों में रेडियस को, फिलेट के रेडियस को नहीं देखते, और ये रेडियस गेज आमतौर पे फिलेट्स को ही चेक करने के प्रयोग में लाया जाता है। लास्ट ऑप्शन जो है स्टेप ऑफ 2 mm। अब अगर 2 mm के स्टेप में हमने बनाया तो 4 mm को नापने के बाद सीधा 6 mm को नापने का रेडियस गेज मिलेगा।
तो 5 mm के रेडियस गेज को कैसे नापेंगे, मतलब 5 mm के रेडियस को कैसे नापेंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है स्टेप ऑफ 1 mm। हम 1 mm के रेडियस गेज बनाते हैं स्टैंडर्ड। आप बनाने को 0.5 का भी बना सकते हो, लेकिन ये बात स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। रेंज जो भी आपको थ्योरी में लिखी रहती है वो स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे गेजेस बन नहीं सकते, बन सकते हैं। रेडियस गेज 0.5 में भी बन सकते हैं अगर वाकई इतने प्रिसीजन की ज़रूरत है तो इसका सही उत्तर है स्टेप ऑफ 1 mm। क्वेश्चन 142, व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। एक शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य आकार की जांच करने के लिए गेज क्या है। देखिए जो आपके सामने है ये एक रिंग गेज है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो चित्र में आपको गेज दिखाया है ये रिंग गेज, तो समझ गए हम, ये बाहर के व्यास को जांच करने के लिए है, लेकिन इसका नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं तब समझ में आएगा सवाल पूछना क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन में जहाँ जहाँ प्लग गेज लिखा है वो गलत, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ये प्लग गेज नहीं है, ये रिंग गेज है। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, रिंग गेज गो या रिंग गेज नो गो। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, अगर नो गो होगा रिंग गेज तो उसके बीच में एक ग्रूव बना होगा, वहाँ पर नर्लिंग नहीं हो रही होगी, वो पहचान है नो गो गेज की। हालांकि इनके ऊपर लिखा रहता है कि ये गो गेज है या नो गो गेज है और ये किस साइज़ का गो और नो गो गेज है, लेकिन फिर भी दूर से पता लग जाए या अगर वो निशान मिट जाएँ, वो जो एनग्रेविंग है, वो जो एनग्रेव करके आपको लिखा हुआ है इस गेज के ऊपर, अगर वो किसी वजह से घिस के मिट जाए तो भी हम पहचान सकें कि गेज ये गो है या नो गो है। क्योंकि इसके बीच में कोई ग्रूव नहीं है तो इसका सही उत्तर है रिंग गेज है ये गो साइड वाला, मतलब इसके अंदर वो व्यास आना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 143, व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद द एब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस। आंतरिक बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने के लिए अपघर्षक छड़ियों के साथ क्या परिष्करण प्रक्रिया होती है। आंसर में लिखा है लैपिंग। लैपिंग में हम एब्रेसिव स्टिक्स का प्रयोग नहीं करते, एब्रेसिव के पार्टिकल्स को एक लैपिंग व्हीकल में घोल के उसकी स्लरी बना के तब हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है, लैपिंग ये आंसर नहीं है। लैपिंग में हम एब्रेसिव स्टिक्स का, यानी कि ऐसी छड़ जिसके ऊपर एब्रेसिव को हमने चिपकाया हुआ है, लोड करा हुआ है, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं लैपिंग में, ये आंसर गलत है। हम लैपिंग स्टिक्स को एक बेलनाकार टूल पर, आर्बर कह सकते हो आप उसको, उस पर फिक्स करके और उसका साइज़ मेंटेन करके कि कौन सा साइज़ हमें बनाना है, फिर उसको एक रोटेशनल डायरेक्शन भी दी जाती है और अप एंड डाउन स्ट्रोकिंग भी की जाती है। इस प्रक्रिया को हम होनिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग में हम ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर ही एब्रेसिव को लोडिंग करते हैं, उसमें एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग नहीं करते, इसलिए सी आंसर गलत है। और फाइलिंग में भी हम एब्रेसिव स्टिक नाम की किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते, उसके फेस के ऊपर दांते कटे होते हैं जिसकी वजह से हम साइज़ को बनाते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होनिंग। क्वेश्चन 144, विच लैपिंग मटेरियल यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। कौन सा लैपिंग सामग्री आसान चार्जिंग और तेज़ी से काटने के लिए उपयोग की जाती है। लैपिंग मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिससे हम लैप बनाएंगे। लैपिंग जो टूल होता है जिसको लैप कहते हैं, वो किस धातु का बनाएंगे ताकि ज़्यादा कटिंग हो सके, जल्दी कटिंग हो सके और इजी चार्जिंग हो सके, मतलब हम उसको आसानी से उसके ऊपर चार्ज यानी कि एब्रेसिव को चार्ज कर सकें। कास्ट आयरन, कॉपर एंड ब्रास, क्लोज्ड ग्रेन आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए वैसे तो लैप मटेरियल कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। कास्ट आयरन के लैप पतले नहीं बनाए जा सकते, मतलब बहुत पतले लैप इसके नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि कास्ट आयरन जो है वो ब्रिटल होता है और बहुत पतला अगर आपने लैप बनाया तो कास्ट आयरन टूट सकता है। इसके अलावा कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा कटाई नहीं करता, बहुत जल्दी कटाई नहीं करता। तो जहाँ पर ज़्यादा आपको अलाउंस दे रखा है, मतलब कटाई ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप कास्ट आयरन से करेंगे, बहुत समय लगेगा। इसका सही उत्तर है कॉपर और ब्रास। कोर्स ग्रेन्ड आयरन
वाइट कास्ट आयरन, ये तो कास्ट आयरन ही हुई ना, क्योंकि अगर कास्ट आयरन सही होता है इसका आंसर तो बाकी दोनों भी सही हो जाने वाले थे। तो कॉमन सेंस से भी हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका सही उत्तर है कॉपर एंड ब्रास। कॉपर एंड ब्रास का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो इनसे पतले लैप बनाए जा सकते हैं, मतलब कम डायमीटर के लैप बनाए जा सकते हैं, और दूसरा इन पर चार्जिंग करना, हार्ड एब्रेसिव्स की चार्जिंग करना इनके ऊपर आसान होता है। तो इसका सही उत्तर है कॉपर एंड ब्रास। ये वो मटेरियल हैं जिससे हम लैप के टूल को बनाते हैं। और वैसे सबसे ज़्यादा अगर बड़ा कोई लैप टूल आपको बनाना है तब तो आप कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कटाई है और बहुत पतले आपको अगर लैपिंग टूल बनाने हैं जिसको लैप कहते हैं, तब आपको कॉपर और ब्रास का वो बनाना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 145, विच लैप मटेरियल इज़ इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इफ़ worn आउट। कौन सा लैप मटेरियल, मतलब टूल किस मटेरियल का बनाएं जो इनएक्सपेंसिव है, मतलब सस्ता है, और उसको आराम से अगर वो घिस जाए तो उसको आराम से फिर एक्सपेंड किया जा सकता है, मतलब फिर उसका साइज़ को बड़ा किया जा सकता है। ब्रास, पहली बात तो ब्रास सस्ता नहीं है। कास्ट आयरन सस्ता तो है लेकिन वो उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। कास्ट आयरन का लैप अगर एक बार घिस गया तो उसके साइज़ को बड़े आराम से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन बी भी गलत है। लेड जिसको हिंदी में शीशा कहते हैं, इसका केमिकल सिंबल होता है PB, P कैपिटल B छोटा। ये शीशा वो नहीं है मुंह देखने वाला, ये एक धातु का नाम है लेड, नॉन फेरस धातु होती है लेड, और ये बहुत सॉफ्ट होता है। इससे हम लैपिंग टूल बनाते हैं, लैप बनाते हैं। एक स्टील के आर्बर के ऊपर हम लेड का एक लेयर चढ़ा देते हैं और उसके ऊपर एब्रेसिव को लोड करके तब हम लैपिंग करते हैं। या स्लरी लैपिंग व्हीकल में, यानी कि स्लरी में हम एब्रेसिव को प्रयोग करके और तब हम लैपिंग का ऑपरेशन करते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो ये सस्ता है, ब्रास से, ब्रॉन्ज से, कॉपर से सस्ता है, और दूसरा अगर ये घिस भी जाता है तो इसके साइज़ को दोबारा मेंटेन करना, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है और ये बहुत सॉफ्ट नरम धातु होता है, तो इसको दोबारा साइज़ में ले आना वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है लेड। ऑप्शन सी सही है। विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज़ एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल। एक्सटर्नली हार्ड का क्या मतलब है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एब्रेसिव तो हार्ड ही होते हैं, वो छोटे छोटे कण होते हैं, उनकी बाहरी सतह, यानी कि बाहरी सतह हार्ड है, अंदर से वो नरम है, ऐसा कोई एब्रेसिव नहीं होता। वो एक ही जैसे हार्ड होते हैं, एक ही जैसे सॉफ्ट होते हैं, सरफेस हार्डनेस उनकी नहीं होती है। तो एक्सटर्नली जो लिखा हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर हार्ड होते हैं, हार्ड होंगे तभी तो एब्रेसिव होगा। और यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल। अब हैवी स्टॉक रिमूवल मतलब ज़्यादा कटाई के लिए आपको वो एब्रेसिव यूज़ करना है। जब तक हमें ये ना पता चले कि वर्क पीस किस धातु का बना है, वो टंगस्टन स्टील है, वो डाई है, या वो आपका फेरस कोई मेटल है या नॉन फेरस मेटल है, तब तक इस प्रश्न का उत्तर एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आंसर की में इसका उत्तर दे रखा है सिलिकॉन कार्बाइड। मेरे ख्याल से सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि बाकी देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बहुत इन सब में सबसे ज़्यादा नरम है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एक्सटर्नली हार्ड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड फ्यूज्ड हो या अनफ्यूज्ड हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। पर बोरोन कार्बाइड भी हार्ड है, डायमंड भी हार्ड है, और सिलिकॉन उनसे थोड़ा कम है लेकिन ये भी हार्ड है। तो सिलिकॉन कार्बाइड क्यों मैं आंसर को सही मान लेता हूँ, क्योंकि एक चीज़ और लिखी है क्वेश्चन में कि हैवी स्टॉक रिमूवल, मतलब हमें बहुत ज़्यादा कटाई करनी है। अगर बहुत ज़्यादा कटाई करनी है तो हम बोरोन कार्बाइड या डायमंड अगर इस तरीके के एब्रेसिव को यूज़ करेंगे, हालांकि हार्ड ये ज़्यादा है सिलिकॉन कार्बाइड से, लेकिन ये महंगे बहुत हैं, और ज़्यादा कटिंग अगर हमें करनी है तो बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा इन एब्रेसिव का, तो बहुत लागत लग जाएगी। अगर ज़्यादा आपको हैवी स्टॉक रिमूवल यानी कि ज़्यादा कटाई करनी है लैपिंग ऑपरेशन से, तो बेहतर है आप सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि ये भी काफ़ी हार्ड होता है। ये इसकी हार्डनेस को आप ये मत समझें कि ये कम हार्ड होता है, बहुत हार्ड एब्रेसिव हैं, और किसी भी फेरस के धातु की ये घिसाई और किसी भी स्टील की धातु की ये घिसाई कर सकते हैं। तो अगर हैवी रिमूवल करना है आपको स्टॉक का या वर्क पीस में ज़्यादा कटाई करनी है, तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड आंसर सही हो जाता है।
पर जब तक ये प्रश्न में ये नहीं पूछेंगे कि वर्क पीस का मटेरियल क्या है, तब तक हम एब्रेसिव का चयन सही नहीं कर सकते। फिर भी सबसे सेफ आंसर यही है, क्योंकि अगर आपका मटेरियल सॉफ्ट है और आपने बोरोन कार्बाइड या डायमंड जैसे एब्रेसिव का प्रयोग कर लिया, तो वो उल्टा लैब को काटने लग जाएंगे, क्योंकि वो उस पर लोड हो जाएंगे आपके वर्क पीस पे, और वर्क पीस लैब का काम करने लगेगा। तो सबसे सेफ आंसर इसका सिलिकॉन कार्बाइड है। यहाँ तक तो मैं मानता हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि इस प्रश्न को बताना चाहिए था कि वो कौन सा वर्क पीस है जिसको लैपिंग करना है, उसके अनुसार ही हम लैपिंग में प्रयोग होने वाले एब्रेसिव का चयन करते हैं। क्वेश्चन 147, विच एब्रेसिव इज़ यूज फॉर लैपिंग डाइज एंड गेजेस। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया ना कि हमारा वर्क पीस क्या है, डाइज हैं, और क्या है, गेजेस है। इसका सही उत्तर हो सकता है आपका बोरोन कार्बाइड। ये आंसर सही है, क्योंकि प्रश्न में हमें ये बता दिया हमारा वर्क पीस क्या है, डाई है, तो एक पता चल गया कि वो कितना हार्ड है, तो हमें उससे थोड़ा सा कम हार्ड एब्रेसिव को प्रयोग करना पड़ेगा, वो है बोरोन कार्बाइड। डाई का कोई मटेरियल हो, गेजेस हो, इसकी लैपिंग करने के लिए बोरोन कार्बाइड। टंगस्टन, क्रोमियम स्टील, हाई एलॉय स्टील, बहुत हार्ड कोई मटेरियल है, उसके लिए डायमंड। फेरस और बाकी ऑर्डिनरी लोह धातु के लिए आप यूज़ करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड, जो हार्डनेस में तो इनसे कम है लेकिन सस्ता भी है और कटिंग अच्छी करता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत नरम है। और नॉन फेरस मेटल्स के लिए आप प्रयोग करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड या फ्यूज्ड एल्युमिना। तो इसका प्रश्न का आंसर ए सही है, क्योंकि हमें लैपिंग करनी है डाइज की और गेजेस की। क्वेश्चन 148, विच इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। अगर टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करनी है और हमसे पूछा गया है कि सबसे हार्डेस्ट एब्रेसिव मटेरियल कौन सा है जिसका उपयोग टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाता है डायमंड। डायमंड के अलावा कोई और उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर टंगस्टन लिखा है, क्रोमियम लिखा है, हाई एलॉय लिखा है, टूल स्टील लिखा है, हाई स्पीड स्टील लिखा है, तो आपको डायमंड एब्रेसिव यूज़ करना चाहिए। तो सही उत्तर सी है। इस प्रश्न का सही उत्तर डायमंड है, क्योंकि हार्डेस्ट एब्रेसिव डायमंड ही है। उससे कम बोरोन क्लोराइड, उससे कम सिलिकॉन कार्बाइड और सबसे कम एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन 149, व्हाट इज़ द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल्स। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिशिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। अब फिर हमें सवाल में वर्क पीस नहीं बताया गया है, तो इस सवाल का एक्सप्लेन करना कि इसका सही उत्तर डायमंड क्यों दे रखा है आंसर की में, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। इसका उत्तर आंसर की में डायमंड दे रखा है, पर डायमंड का प्रयोग बताना कि इसमें डायमंड का एब्रेसिव यूज़ करेंगे आसान हो जाता है अगर हमें ये पता चल जाए कि वर्क पीस क्या है। छोटा है वर्क पीस लेकिन कॉपर का बना हुआ है, तो हम डायमंड का प्रयोग क्यों करेंगे भाई। लेकिन अगर वो टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ है तब हम डायमंड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो हम वर्क पीस के हार्डनेस के हिसाब से चयन करते हैं एब्रेसिव को, साइज़ के हिसाब से भी चयन करते हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वर्क पीस का मटेरियल महत्वपूर्ण होता है। इस सवाल में भी हमें ये नहीं बताया गया था कि वर्क पीस किस धातु का बना हुआ है, हमें बस ये बता दिया है कि वर्क पीस बहुत छोटा है और बहुत एक्यूरेटली फिनिश करना है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। आप बस इसका उत्तर याद कर लेना कि अगर बहुत छोटे होल्स, बहुत छोटे साइजेस और एक्यूरेटली फिनिश किसी क्वेश्चन में लिखा है तो उसका उत्तर आप डायमंड लगा देना। आई एम सॉरी बच्चों, मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं एक आंसर को आपको ये बता दूं कि आप इसको याद कर लेना, पर जैसा मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बैंक मेरे नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक भारत स्किल पोर्टल पर उपलब्ध हैं और मैं सिर्फ आपको इनको सॉल्व करने के वजह बता रहा हूँ, मतलब इसके सही आंसर्स क्यों सही हैं वो वजह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत आसान हो जाता कि मैं आपको सवाल पढ़ूँ और उसके बाद उसका उत्तर बता दूँ, क्योंकि वो निम्मी पोर्टल पे उपलब्ध है और आपके परीक्षाओं में वही सही माना जाएगा, पर ये ज़िंदगी परीक्षाओं के बाद भी है। शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए आप सभी लोगों को। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं जिसका नंबर है 150। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। लैपिंग व्हीकल्स किसको कहते हैं? लैपिंग व्हीकल्स कहते हैं वो एक तरल चीज़ जिसके अंदर हम एब्रेसिव का चूरा मिलाएंगे और एक स्लरी बनाएंगे,
उसको हम लैपिंग व्हीकल कहते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? पानी भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ज़्यादातर हम ऑयल यूज़ करते हैं। कुछ खास जगह पर वैक्स और ग्रीस को भी हम प्रयोग कर सकते हैं लैपिंग व्हीकल के तौर पे। लैपिंग व्हीकल क्या करता है? ये एब्रेसिव को अपने अंदर मिला लेता है, घुलते नहीं है ये, बस उनके अंदर स्लरी के तौर पे रहते हैं। और ये लैपिंग व्हीकल जो है लुब्रिकेशन का काम भी करता है और इनको अपने साथ चिपकाए भी रखता है जो छोटे छोटे एब्रेसिव के कण हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। करेक्ट आंसर है ये जो कटिंग एक्शन है उसको रेगुलेट करना। अगर ज़्यादा एब्रेसिव इकट्ठे हो गए हैं तो उसको बहा के अलग जगह, मतलब जहाँ पर लैपिंग हो रही है वहाँ से हटा देना। कहीं कम है तो वहाँ पर ये, क्योंकि स्लरी है तो वहाँ पर लैपिंग एब्रेसिव को उस जगह पर ले आना। तो ये जहाँ पर कटिंग हो रही है दोनों सतहों के बीच में उसको लाता भी रहता है और अगर ज़्यादा हो गए एब्रेसिव उनको निकालता भी रहता है। ये लुब्रिकेशन का भी काम करता है, शीतलक का भी काम करता है। इसको हम कहते हैं लैपिंग व्हीकल। शीतलक मतलब कूलेंट, लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक, दोनों का काम करता है और ये रेगुलेट करता है आपके कटिंग एक्शन को, क्योंकि एब्रेसिव का मूवमेंट इस स्लरी के अंदर ही होता है। तो ऑप्शन ए सही है। मीडियम इफेक्टिव ऑपरेशन का मीडियम ये है। अगर ये लिखा हुआ है ये ऑप्शन तो आंसर ये सही हो सकता है, पर सबसे सही आंसर इसका ए ही है। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज डायमेंशनल एक्यूरेसी। नहीं, इसकी वजह से डायमेंशनल एक्यूरेसी डिक्रीज़ नहीं होती है। डायमेंशनल एक्यूरेसी डिक्रीज़ होगी और किसी वजह से, या तो आपने हार्ड एब्रेसिव का यूज़ कर लिया या आपने बहुत ज़्यादा कटिंग स्पीड और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी, प्रेशर जो है वर्क पीस और लैप के बीच में वो बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी आपकी ख़राब हो सकती है। लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज कटिंग एबिलिटी। ये ना कटिंग करता और ना उसको कम करता उस एबिलिटी को, ना उसको बढ़ाता, क्योंकि कटिंग एबिलिटी की सारी जिम्मेदारी एब्रेसिव के ऊपर है। ये तो बस सिर्फ एब्रेसिव को अपने ऊपर चढ़ा के और लैपिंग ऑपरेशन को रेगुलेट करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपके परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, इसलिए अब पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। अपनी ITI में रेगुलर जाएं, प्रैक्टिकल करें, थ्योरी सीखें, एक्सपर्ट लोगों से बात करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने कौशल को बढ़ाएं और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, शुभकामनाएं, गुड बाय।